गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द टेक्नो फेयर। मैं के एस मिश्रा आज आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस का ये एनालिसिस का जो सेशन लेकर आया हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में मैंने कुछ नया ट्राई किया है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप जो थीम है, जो मैंने न्यूज को सिंपल लैंग्वेज में ऐसे डिकोड किया है जो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और साथ में आपको यही लगेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो क्लास से बने रहिए, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो आइए आज की सबसे पहली न्यूज को हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे कि इसरो सेलिब्रेट्स 100th लॉन्च। तो आखिरकार ये जर्नी इसरो के लिए क्यों इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पे हम देखेंगे और इसरो ने अब तक कितने माइलस्टोन अचीव किए हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ इसरो के 100th लॉन्च की, तो व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट। आखिरकार ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है जिसमें एनवीएस 02 को लॉन्च किया गया है। ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसरो ने सेंचुरी पूरी कर दी है। अब तक लगभग 100 फ्लाइट लॉन्च की है। ठीक है। अब 100 फ्लाइट लॉन्च करने से पहले जो सबसे पहला हम ये बात समझेंगे कि जो इसरो के द्वारा सबसे पहला जो है सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट नाम से, वहां से लेकर मॉम मिशन चंद्रयान 3 तक इसरो की जो ये जर्नी रही है, एसएलवी से पीएसएलवी और जीएसएलवी तक आते आते जो ये जर्नी रही है, उस पूरी जर्नी को मैं आपके सामने आज डिकोड करूंगा। बस आप क्लास से बने रहिए। इसरो जो सबसे पहले 1962 में एक कमेटी बनाई गई थी, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। इसके बाद में जिस समय अमेरिका अपने मून पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उसने अपना पहला मैन मिशन लॉन्च किया था अपोलो 11 नाम से। उस वर्ष 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा इसरो की नींव रखी गई 1969 में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बना और 1969 में बनने वाली वो स्पेस एजेंसी कैसे इतनी रिलायबल पार्टनर बन गई बाकी देशों के लिए कि बाकी देश भी इसरो के लॉन्च पैड का इस्तेमाल करते हैं अपने रॉकेट को लॉन्च करने के लिए, पीएसएलवी का इस्तेमाल करते हैं अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो ये कैसे हुआ, इन सभी पर बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। स्पेस एजेंसी हैज सिंस डेवलप्ड मेनी रॉकेट्स एंड बिकेम अ रिलायबल पार्टनर फॉर सैटेलाइट इवन फ्रॉम अदर कंट्रीज। अभी आपने देखा होगा कि सिंगापुर के भी सैटेलाइट जो है इसरो के सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किए गए थे। ठीक है। तो ये यहां तक कि इसने जो है चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1, 2, 3 सारे कैरिड आउट किए, सारे मिशन लॉन्च किए। तो यहां तक इसकी क्या जर्नी रहेगी, कैसे रही है, इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। आप इस पीपीटी को, इस थीम को देखिए। ये थीम जो मैंने डिकोड की है बहुत सिंपल वर्ड में। आप देखिए, ये थीम देखने के बाद आपको क्या लगेगा, आपको यही लगेगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कितनी सरल भाषा में कैसे जो है इंडियन एक्सप्रेस। तो अगर इसकी पीपीटी भी आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको टेलीग्राम चैनल ग्रुप सबके लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां आपको पीपीटी इसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी डेली के डेली। और अगर ये क्लास आप लोग पसंद करते हैं तो कमेंट में बताइए कि ये क्लास आपको रेगुलर अगर चाहिए तो हम आपके लिए ये क्लास रेगुलर लेकर आएंगे। हम देखेंगे आखिरकार कैसे एसएलवी से लेके पीएसएलवी और जीएसएलवी तक इसकी जर्नी किस तरह से रही, इन सभी पर हम पूरी डिटेल्ड में आपके सामने बात करने वाले हैं। आप बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। इसरो हैज डेवलप्ड एट लीस्ट 6 जनरेशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स ऑफ विच 4 इज इन ऑपरेशन। 2 ऑपरेशन में नहीं है, 4 अभी भी उसके लॉन्च व्हीकल ऑपरेशन में है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एसएलवी 03 की, तो एसएलवी 03 के साथ क्या था, कुड कैरी 40 केजी ओनली। ठीक है, इन लो अर्थ हार्टबीट, लो अर्थ हार्टबीट में केवल 40 केजी वेट ले जा सकता था। ठीक है, मैं एसएलवी 03 की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट हुए, इसके 4 फ्लाइट्स ऐसे हुए जो 150 केजी तक, 150 केजी तक लो अर्थ हार्टबीट में ले जा सकते थे। लेकिन इसके बाद में इसका थर्ड जनरेशन आया। थर्ड जनरेशन जो पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसने एक्चुअल में इसरो को एक नया माइलस्टोन दिए। अगर मैं इसके थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन की बात करूं तो अब तक लगभग में 62 फ्लाइट्स लॉन्च कर चुका है पीएसएलवी। और आउट ऑफ 62 ओनली 2 सैटेलाइट मिशन वाज अनसक्सेसफुल। मतलब 60 मिशन, 60 लॉन्च वाज सक्सेसफुल। मैं पीएसएलवी की बात कर रहा हूं। ठीक है, और पीएसएलवी इसके बाद में जो इसका फोर्थ स्टेट जो है पीएसएलवी का आता है, वो क्या करता है, वो एक तो लिक्विड फ्यूल बेस है, सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल बेस्ड इंजन उसमें जो है था। और वो 2000 केजी तक का वेट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता था। ठीक है, देयर आर टोटल 62
फ्लाइट्स ऑफ PSLV आउट ऑफ व्हिच 2 फ्लाइट्स हैव बीन अनसक्सेसफुल, बाकी की सभी सक्सेसफुल थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये थीम, ये PPT बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इसके बाद में आता है GSLV, मतलब आप समझिए सबसे ज्यादा जो लॉन्च हुए हैं वो PSLV से हुए हैं। ठीक है, 62 लॉन्च। GSLV की अगर मैं बात करता हूं तो GSLV रॉकेट एक्चुअल में उसमें एक क्रायोजेनिक इंजन था, जो क्रायोजेनिक इंजन रसिया के द्वारा सप्लाई किया जाता था। लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन, रसिया पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देने की वजह, सैंक्शन लगा देने की वजह से वो क्रायोजेनिक इंजन सप्लाई नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इंडिया ने क्या किया, नाउ इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन क्रायोजेनिक इंजन। भारत ने अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर लिया और इसके बाद में आगे अपने इसरो ने अपने माइलस्टोन को जारी रखा। ठीक है, GSLV MK3 जिसको हम LMB3 के नाम से भी जानते हैं, उसकी खासियत ध्यान दीजिएगा, दैट कैन कैरी 8000 kg टू लो अर्थ ऑर्बिट। 40 kg से स्टार्ट करके 8000 kg तक लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने की क्षमता धीरे धीरे इसरो ने विकसित कर ली। ठीक है, और साथ में एक चीज और ध्यान रखिएगा आप कि सबसे हैवीएस्ट व्हीकल अभी तक का है जो LMB3 है, मतलब जिसको GSLV MK3 हम कह सकते हैं, और उसने अब तक 7 लॉन्चेज, टोटल 7 लॉन्चेज किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान दीजिएगा, नो लॉन्च हैज बीन अनसक्सेसफुल। अब तक GSLV का कोई भी लॉन्च अनसक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है कि इसका कोई भी लॉन्च अब तक अनसक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, यहां तक कि दिस वाज यूज्ड फॉर चंद्रयान सेकंड एंड चंद्रयान थर्ड, जो चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड मिशन है उसके लिए भी यूज किया गया था। और साथ ही आप जानते हैं कि इसरो ने बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स को भी अब स्पेस सेक्टर में जगह दे दी है। इसके लिए उसने एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बनाया है, जो कॉमर्शियल इंडस्ट्री में, स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स के लिए होगा। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए इसरो उसको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, ISRO has also built a small satellite launch vehicle SSLV for private industry for commercial launch। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसरो की, तो इन 100 लॉन्च इसरो हैज प्लेस्ड 548 सैटेलाइट्स वेइंग 120 टन इन टोटल। मतलब अगर टोटल वेट करें तो 120 टन लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा चुका है। ठीक है, 548 सैटेलाइट जो है उसने टोटल लॉन्च किए हैं। अब इन 548 जो सैटेलाइट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि 433 सैटेलाइट्स फ्रॉम फॉरेन नेशंस वेइंग 23 टन, मतलब 433 सैटेलाइट्स इसरो ने फॉरेन नेशंस के लॉन्च किए हैं। अब आप सोचिएगा कि इसरो की अपनी एक इंपॉर्टेंस जो है कैसे ग्लोबली बन चुकी है। इसरो हैज आल्सो लॉन्च्ड सेवियर मिशन लाइक एस्ट्रोसॉट, मॉम जिसको हम मार्स मिशन कहते हैं। ठीक है, चंद्रयान 1, 2, 3 सारे मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए। एक्सपोसैट, आदित्य TL1 जो कि एक सूर्य मिशन है, लॉन्च किया। और स्पार्डेक्स मिशन, जिस पर मैंने बहुत ही बढ़िया एक 2 क्लासेज बनाई हुई हैं, ये एक स्पेस डॉकिंग मिशन है जो हमारे लिए एक इस चीज का इसरो के लिए रास्ता साफ हो गया है कि आने वाले समय में इसरो जो है एक स्पेस स्टेशन बना सकता है। ठीक है, इंडियन स्पेस स्टेशन बना सकता है डॉकिंग के माध्यम, क्योंकि डॉकिंग जो मैन्युअर था वो सक्सेसफुल रहा स्पार्डेक्स मिशन। स्पार्डेक्स मिशन वाज सक्सेसफुल। यहां तक कैसे जो है माइलस्टोन, इतने सारे माइलस्टोन इसरो ने तैयार किए। अब इसरो क्या कर रहा है, इसरो इज टारगेटिंग सम बिग मिशन, सब बिग टिकट मिशन एज सैंपल रिटर्न फ्रॉम मिशन फ्रॉम मून। ठीक है, सैंपल रिटर्न मिशन फ्रॉम द मून। ठीक है, इसको एक सबसे बड़ा मिशन माना जा रहा है। और साथ ही मिशन टू वीनस, मतलब इसरो वीनस पे भी एक मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। और साथ ही सेटिंग अप इंडियन स्पेस, सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होने वाला है वो ये है कि सेटिंग अप एन इंडियन स्पेस स्टेशन। और इसके लिए अपना इंडियन, जो पहले इंटरनेशनल डॉकिंग मैनुअर होते थे, भारत ने अपना भारतीय डॉकिंग मैनुअर तैयार किया, उसी के पे उसने स्पार्डेक्स मिशन को उसी मैनुअर के माध्यम से लॉन्च किया। ठीक है, अब देखो जो NVS-2 लॉन्च हुआ है, NVS-02, आखिरकार वो क्या है। ठीक है, NVS-02 के बारे में हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, करंट अफेयर में भी पढ़ा चुके हैं, क्लास में भी पढ़ा चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज वन ऑफ द 5 रिप्लेसमेंट सैटेलाइट फॉर द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट। ये एक नेविगेशन मिशन है जिससे भारत का नेविगेशन सिस्टम और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। इट इज ऑल्सो नोन एज नाविक, जिसको हम कहते हैं नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन।
इसके बारे में, नाभिक के बारे में क्वेश्चन भी आपके प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, ठीक है। इट हैव बीन इनेबल्ड विद यूएस, जो ये मिशन है इसको यूएस जीपीएस से की सहायता से जो है इनेबल्ड करके उसमें लॉन्च किया गया है, जिससे कि जीपीएस से नाभिक की और ज्यादा इफिशियंसी बढ़ सके, नाभिक नाभिक एफिशिएंटली काम कर सके और भारत का नेविगेशन सिस्टम और ज्यादा मजबूत हो सके। इस तरह से उसने ये 100th लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये 100th लॉन्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब आने वाली अगर मैं बात करूं तो जो लॉन्च व्हीकल है जैसे एसएलवी, पीएसएलवी, ठीक है, जीएसएलवी, अब इसरो इज डेवलपिंग नेक्स्ट जनरेशन एनजीएलवी। एनजीएलवी की खास बात क्या है, इट विल बी कैपेबल ऑफ कैरिंग अप टू 30,000 केजी टू लो अर्थ ऑर्बिट। जहां तक कि अभी 8,000 की क्षमता थी, अब उसको बढ़ा के इसरो अपनी क्षमता 30,000 केजी करने वाला है। इस पर इसरो काम कर रहा है। और इसकी एक और खास बात क्या रहेगी कि इट विल आल्सो हैव रीयूजेबल स्टेज व्हिच वुड बी यूटिलाइज्ड 15 to 20 टाइम्स। तो इट विल मेक लॉन्च मोर अफोर्डेबल। ये जो एनजीएलवी है, और इसी के लिए एनजीएलवी के लिए एक्चुअल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट ने 3,985 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है टू बिल्ड अ सेपरेट लॉन्च पैड फॉर एनजीएलवी। एनजीएलवी के लिए एक सेपरेट लॉन्च पैड बनाने के लिए, ठीक है, जो आगे 4 सालों में इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा और एनजीएलवी के लिए सेपरेट लॉन्च पैड बनाया जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इसरो किस तरह से जो है आगे बढ़ा है, और 100th जो है लॉन्च इसलिए जो है इसरो के लिए बहुत मायने रखता है। उम्मीद करता हूं इसरो के बारे में जो भी मैंने पढ़ाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें, जिससे आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। और साथ ही अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको जो है पीडीएफ के लिए लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां जाएं, ग्रुप और चैनल दोनों ज्वाइन कर लें। देखिए, ये आज की जब कोई न्यूज़पेपर आप उठाएंगे तो उसमें सबसे फ्रंट पेज पर रहेगा, ऑन महाकुंभ अ बिग डे, एट लीस्ट 30 किल्ड 60 इंज्यूर्ड इन स्टैम्पेड। इवन अगर मैं बात करूं तो स्टैम्पीड में जो है लगभग में 90 के इंज्योर्ड होने की खबर आ रही है। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे न्यूज़पेपर 90 प्लस लोगों को दिखा रहे हैं, बट अभी फिलहाल के लिए जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है वो यही है कि 30 किल 60 इंज्योर्ड। ये बहुत ही भयानक दृश्य था, और इस पे ये घटना जो है बहुत ही दुखद घटना है। और इवन मतलब इस पर मैंने एक अलग से सेपरेट क्लास भी बनाई है, इसी पे पड़ी हुई है, 10-12 मिनट की क्लास है, उसको जाके देखिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आपको इसमें है। यहाँ पर आज हम जो आप ये वर्ड देखिए, द क्राउड वॉक्ड ओवर में, जो बच गया उसमें से कोई, उसके ये शब्द सुनो कितने मतलब डरे हुए लफ्जों में ये शब्द बयां कर रहे हैं। द क्राउड वॉक्ड ओवर मी, द क्राउड वॉक्ड ओवर मी। उसकी हालत सोचो, जो बच गया है कितना डरा रहा होगा, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में हम कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में अगर आपको जानना हो तो इसी पे एक वीडियो पड़ा है, आप जाके देख लीजिए। बट आज हम कुछ ऐसा आपके सामने इसको डिकोड करेंगे कि आप समझें, कि क्राउड मैनेजमेंट के बारे में समझें, इसकी मुख्य वजहों के बारे में समझें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए, आपकी दूरदर्शिता के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ स्टैम्पीड कॉज ऑफ सच डिजास्टर, आखिरकार इन सारी डिजास्टर का कॉज क्या है, मेन मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट हैपेंड, आखिरकार हुआ क्या है, ठीक है। तो बात है जनवरी 29, 2025 की, जिस दिन मौनी अमावस्या थी। संगम के घाट पर स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, और कहा जाता है कि यहाँ जो है वो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बैरिकेटिंग टूट जाने की वजह से भगदड़ मच गई। और भगदड़ में कभी कई अफवाहें आ रही हैं कि कुछ साजिश भी हो सकती है, किसी ने जानबूझ के भगदड़ मचाई, बट उस पर मैं नहीं जाऊंगा। बट जो हुआ है वो बहुत गलत था, और साथ ही बहुत दुखद घटना थी कि लगभग में 30 लोगों के मर जाने की खबर है, और 60 से ज्यादा लोग घायल हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। भगवान ईश्वर करे कि उसमें से और नंबर ना बढ़े, ठीक है। और ये एक्चुअल में त्रिवेणी संगम पे हुआ है, क्योंकि त्रिवेणी संगम पे, जहां पे 3 नदियों का, गंगा यमुना सरस्वती का संगम माना जाता है, वहां पर स्नान करना जो है एक अलग जो है विशेष महत्व होता है। इसी वजह से ज्यादातर भीड़ वहां पर स्नान करने के लिए आगे बढ़ती है, और शायद यही कारण है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई। तो हम सब समझेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें इसके इसकी मुख्य वजहें बनी हैं, कौन कौन से इसके मुख्य कारण रहे हैं। देखो, व्हाट कॉज स्टैम्पीड, आखिरकार इस भगदड़ की मुख्य कारण क्या थे। देखो, पहली चीज, एक कारण मैं आपसे बताऊंगा स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर में लाइक पुअर बैरिकेटिंग,
भाई वहां की जो बैरिकेटिंग थी वो मतलब इतनी मजबूत नहीं थी कि यहाँ जो है भीड़ को संभाल सके, और भीड़ ने आसानी से उस बैरिकेटिंग को तोड़ दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो वहां पे बैरिकेटिंग का पुअर होना या पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, पुअर स्ट्रक्चर का होना, ये भी एक मायने रखता है इसमें, यह भी एक कारण होता है। ठीक है। टेम्पररी स्ट्रक्चर, जो वहां पर स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जो पूरा सिटी डेवलप किया गया है, जो भी रोड बनाए गए हैं, जो बैरिकेटिंग बनाई है, वो सब टेम्पररी है। टेम्पररी है तो आसानी से वो टूट जाती हैं, और जब भगदड़ मचती है या जब भीड़ जो है बेकाबू होती है तो उन सभी स्ट्रक्चर को बहुत आसानी से डैमेज कर देती है। पुअर गार्डरेल्स एंड नैरो एंट्री एंड एग्जिट, नैरो एंट्री और एग्जिट भी इसका प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि जितना एंट्री और एग्जिट की कैपेसिटी है वहां पर उससे ज्यादा भीड़ का इकट्ठा हो जाना, ये प्रमुख कारण वहां पर रहा है। क्राउड बिहेवियर, देखो क्राउड बिहेवियर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। हमें क्राउड बिहेवियर को स्टडी करना चाहिए, क्योंकि क्राउड बिहेवियर, जैसे बहुत सारी भीड़ होती है, आप जानते हैं भीड़ में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो हुड़दंगी टाइप के होते हैं, वो एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, हल्ला करने लगते हैं, कुछ अफवाह फैलाने लगते हैं। तो क्राउड, इतनी बड़ी क्राउड का बिहेवियर जो है एनालाइज करना, ये भी कोई बहुत आसान काम तो है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जो मैंने आपको बताया। देखिए, मैं आपसे एक रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूंगा, और रिपोर्ट है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, जो 2004 में आई थी। ठीक है, तो आखिरकार व्हाट एनडीएमए रिपोर्ट सेज, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की 2014 में आई रिपोर्ट क्या कहती है। एनडीएमए, देखो सबसे पहले मैं बताता हूं एनडीएमए क्या है। यह एक अपेक्स बॉडी है ऑन फॉर्मुलेटिंग डिजास्टर मिटिगेशन पॉलिसीज इन द कंट्रीज। इसने 2014 में एक अपनी रिपोर्ट क्राउड मैनेजमेंट पर प्रकाशित की थी, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट ने कहा, ध्यान दीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड डिजास्टर इन इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव अकर्ड एट द रिलीजियस प्लेसेज। मतलब आज तक जितने भी भगदड़ के केसेज हुए हैं उसमें से एनडीएमए की रिपोर्ट के हिसाब से, चाहे वो भारत की बात हो चाहे बाकी के डेवलपिंग कंट्री की बात हो, सबसे ज्यादा कहां हुए हैं, एट रिलीजियस प्लेसेस, सबसे ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस पे हुए हैं, धार्मिक स्थानों पर हुए हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ द रीजन ड्यू टू व्हिच क्राउड कंट्रोल फेल, कौन कौन से वो रीजन है प्रमुख जिनके कारण क्राउड कंट्रोल फेल हुआ है, इसको हम आपके सामने आज बहुत डिटेल्ड में बात कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। ठीक है, सबसे पहला जो रीजन रहा है वो क्या रहा है, अराइवल ऑफ मोर देन एंटिसिपेटेड पीपल, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग वहां पर आ गए, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं था। अब यहां पर देखो, ये अभी मैं बात करूंगा क्राउड मैनेजमेंट टेक्निक की, जिसमें हमें इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि जो क्राउड इनफ्लो और क्राउड आउटफ्लो के बीच में एक बैलेंस बना के रखना, ये बहुत चैलेंजिंग होता है। और क्राउड मैनेजमेंट का सबसे आसान तरीका होता है कि क्राउड इनफ्लो और क्राउड आउटफ्लो को बना के रखना। अगर जो क्राउड इनफ्लो हो रहा है अगर वो वहीं पर बना रहेगा तो निसंदेह वो ओवर क्राउडेड एरिया बन जाएगा। अंडर एस्टिमेशन ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस का अंडर एस्टिमेशन करना, ये भी एक बड़ी वजह बनी कि हाँ हम इतने ऑडियंस को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, हमारे पास बहुत व्यवस्था है, ये भी एक जो है उसको अंडर एस्टिमेट कर लेना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी इसकी। और साथ ही एक्चुअल में पीपल अलाउड इन एक्सेस ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी, लोगों को हैंडल करने की जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा एक्सेस पीपल को वहां अलाउड कर दिया गया। जब वो ओवर क्राउडेड एरिया हो रहा था तो उसी समय जो अभी किया गया है कि वहां पे सारे जो है एंटी सील कर दिए गए हैं, लोगों को पहले ही रोक दिया जाता तो शायद इस तरह की घटनाएं होने से बच जाती। ठीक है, बाकी लिमिटेड होल्डिंग इन एरिया ऑफ एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार है वहां पर ऑब्वियस सी बात है जो है सकरी जगह या मतलब कम जगह का होना, ये भी एक मुख्य वजह है। क्लोज्ड एंड लॉक्ड एग्जिट, अगर सपोज दैट कभी क्राउडेड एरिया हो गया है और वहां पर कोई एग्जिट आपका लॉक है, अब बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें घबराएंगे, भगदड़ मचाएंगे, ये भी एक मुख्य वजहें होती हैं। ठीक है, वो जनरल की ही बात की जा रही है। लैक ऑफ एडिक्वेट स्ट्रॉन्ग रेलिंग, जो रेलिंग्स होती हैं वो रेलिंग्स स्ट्रॉन्ग ना होना एक बहुत बड़ी वजह इसकी बनती है। ठीक है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह वो भी बनती है। और दूसरी आप ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल में पैनिक और एक्साइटमेंट इन विजिटर्स माइंड, क्योंकि जब ऐसे रिलीजियस प्लेसेज पर विजिटर जाता है तो या फिर वो पैनिक हो गया तो ऐसी सिचुएशन आती है, अदरवाइज लोग एक्साइटेड रहते हैं, लोग नारे लगाते हैं,
कभी कभी एक्साइटमेंट में एक दूसरे, जैसे 4-5 दोस्त गए हैं, वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं। ये सब भी जो एक्साइटमेंट है या पैनिक है, वो भी जो है एक्चुअल में इसकी वजह बनती है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही एक मुख्य कारण जानते हैं क्या होती है, ध्यान से सुनो। लॉन्ग वेट एट द वारशिप, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है वहां पर अगर आप लंबा वेट करते हैं तो दैट रिजल्ट इन फ्यू डिवोटीज क्लाइंबिंग अप द फेंसेज, तो ये हो सकता है कि बहुत सारे कुछ डिवोटीज जो हैं वो फेंसेज पे चढ़ने लगेंगे बहुत लंबी समय तक वेट करते करते, क्योंकि उनको सफोकेशन होगा और वो फेंसेज पे चढ़ने लगेंगे। उनको देख के बाकी लोग फॉलो करेंगे और उन पे चढ़ने लगेंगे। नतीजा क्या होगा, दूसरे साइड में जहां पर ऑलरेडी क्राउड था वहां पर जब इधर के लोग पहुंच जाएंगे तो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी कुछ चीजें होती हैं जो इस तरह के भगदड़ का, स्टैम्पीड का कारण बनती हैं, और जिसके कारण क्या होता है, लोग क्रश दब दब जाते हैं, क्रशिंग, सफोकेशन एंड ट्रैम्पलिंग के कारण लोगों की डेथ हो जाती है। और यही जो है भगदड़ में यही होता है। अब देखो, अगर मैं कुछ पास्ट इंसिडेंट की आपके सामने बात करूं, पास्ट इंसिडेंट में मैंने उस दिन भी क्लास में आपसे डिस्कस किया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1954 के कुंभ की, और 1954 का ये कुंभ प्रयागराज में ही हुआ था जहां पर स्टैम्पीड टूक प्लेस, एंड ध्यान देना, एंड मोर देन 800 पीपल डाइड। इसी प्रयागराज की बात है, 800 से ज्यादा लोग मर गए थे। सेकेंड इंसिडेंट 2003 में हुआ, कुंभ एट नासिक, नासिक में कुंभ हो रहा था, और जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बाकी और भी मुख्यमंत्री प्रदेशों के और कुछ पार्लियामेंट्री मेंबर पहुंच जाते हैं, और वहां पर आम पब्लिक को रोक दिया जाता है। और इसके बाद में क्या होता है, लोग बैरिकेटिंग तोड़ने लगते हैं और वहां पर भगदड़ मचती है, और इस भगदड़ में 29 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर 2005 की एक कालूबाई मंदार देवी यात्रा जो सतारा जिले में महाराष्ट्र में पड़ती है, यहां पर भगदड़ हुई थी। इस भगदड़ में 293 लोग मर गए। 2013 में, मैं कुंभ की ही बात कर रहा हूं, प्रयागराज में कुंभ का मेला चल रहा था, वहां पर जो है एक पुल के गिर जाने से जो भगदड़ मची थी उसमें 30 से ज्यादा लोग मर गए थे। ठीक है, ये सब कुछ पास्ट इंसिडेंट है भगदड़ के। और ध्यान दीजिएगा, आखिरकार हाउ डज क्राउड कंट्रोल वर्क्स, क्राउड कंट्रोल कैसे वर्क करता है। जब हम क्राउड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें देखो डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का, जैसे इकोनॉमिक्स में आप डिमांड एंड सप्लाई पढ़ते हो, बस उसी तरह से डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल होता है। डिमांड और सप्लाई के बीच में हमें गैप बना के रखना होता है, और उसका तरीका क्या होता है, हम कैसे गैप बनाते हैं, कंट्रोलिंग द क्राउड इनफ्लो। हमें कैपेसिटी के हिसाब से क्राउड इनफ्लो को कंट्रोल करना होता है, कि जो क्राउड आ रहा है वो उतना ही आए, उतना ही इनफ्लो क्राउड का है जितना कि हम मैनेज कर सकें। दूसरा, रेगुलेटिंग द क्राउड एट वेन्यू, और जो क्राउड आ गया है उसको भी रेगुलेट करना एक बहुत बड़ी चुनौती का काम होता है। तो सबसे पहले आपको इनफ्लो को रेगुलेट करना है, फिर जो वेन्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं आपको उनको रेगुलेट करना है, और फिर अगर आवश्यकता पड़ती है, लगता है कि ओवर क्राउडेड हो रहा है, तो कंट्रोलिंग द आउटफ्लो, आपको आउटफ्लो को भी कंट्रोल करना है। आपको ये देखना है कि लोग आसानी से बाहर निकल सकें और जो एक्सेस पब्लिक है वो आसानी से बाहर जा सके। ठीक है, ये सब तरीके होते हैं आपके क्राउड मैनेजमेंट के। तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।